अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद क्यूम और सलमान आबिद के साथ मैं हूँ इसाराना ख़बर की ख़बर लेके। और आपको हम आज प्रोग्राम के आगाज़ में हस्ब मामूल दुआ देते हैं कि ये दिन आपके लिए खैर बरकत का बाइस बने और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें लेके आए। अखबारात ने हेडलाइंस को किस तरह देखा, किस नज़र से देखा, किस अंदाज से देखा, एक नज़र डालते हैं। मुल्क को मकरूज करने वालों के खिलाफ वजीर आजम का एक बार फिर ऐलान जिहाद। 30,000 अरब का कर्जा चढ़ाने वालों के लिए वजीर आजम ने खतरे की घंटी बजा दी और हुकूमत का आइंदा इंतखाबात EVM से कराने का ऐलान आज के तमाम कौमी अखबारात में नुमाया तौर पर छाया है। रोजनामा नवाए वक्त ने वजीर आजम के बयान को सुर्खी के तौर पर लिया। मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं, 10 बरस में 30 ट्रिलियन कर्जा लेने वालों को सजा मिलनी चाहिए, वजीर आजम इमरान खान। वजीर आजम के इसी बयान पर रोजनामा जंग की सुर्खी के अल्फाज हैं। 6,000 अरब का कर्जा, 10 साल में 30,000 अरब करने वालों को सजाएं होनी चाहिए। मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं, कर्जा लेना मजबूरी, वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा पाकिस्तान ने भी इसी खबर को अहमियत दी। 30 अरब डॉलर जिन्होंने कर्ज चढ़ाया उन्हें सजाएं होनी चाहिए, वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा एक्सप्रेस ने वजीर आजम के बयान को ही फ्रंट पेज पर नुमाया जगह दी। कर्जे चढ़ाने पर साबिक हुक्मरानों को सजाएं होनी चाहिए, वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा दुनिया की सुर्खी EVM से मुतालिक है। इलेक्शन कमीशन से बातचीत के लिए कमेटी कायम, आजम सवाती शामिल। इलेक्शन कमीशन ने भी 3 कमेटियां बना दी। इंतखाबात वोटिंग मशीन से ही होंगे, वफाकी हुकूमत का ऐलान। इंग्लिश अखबार द न्यूज की टॉप स्टोरी के अल्फाज हैं, एक्स रूलर्स मस्ट बी पनिश्ड फॉर टेकिंग ₹30 ट्रिलियन लोन्स, PM इमरान खान। डेली टाइम्स की मेन स्टोरी है, ग्रोइंग फॉरेन डेट अ नेशनल सिक्योरिटी इशू, फवाद एक्यूजेस मरियम ऑफ क्रिएटिंग फेक क्लिप्स। द नेशन ने भी वजीर आजम के बयान को ही हेडलाइन में लिया। वी हैव टू टेक लोन्स टू रन कंट्री, सेज PM इमरान खान। डॉन अखबार ने EVM से मुतालिक हुकूमती बयान को फ्रंट पेज पे कवरेज दी। मिनिस्ट्रियल बॉडी सेट अप टू होल्ड 2023 पोल्स थ्रू EVMs। ये थी जी अखबारात की अहम खबरें और एक नज़र डालते हैं रनडाउन पे। PDM में अदम इत्तफाक पर इत्तफाक। 30 अरब डॉलर कर्ज चढ़ाने वालों को सजा मिलनी चाहिए, वजीर आजम इमरान खान। सुप्रीम कोर्ट बार का एलामिया, मखसूस नुक्ता नज़र की हिमायत नहीं करते। EVM पर इंतखाबात के लिए हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की कमेटियां कायम। आज के प्रोग्राम में दी न्यूज़ का इदारिया, हॉर्विंग सीन्स और रोजनामा जंग में सलीम साफ़ी साहब का कालम, जस्टिस साकिब निसार का मामला शामिल है। टॉप ट्रेंड में हम कराची जू पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? ठीक हैं। और सर्दी तो अब पूरी तरह माशाल्लाह आ गई है। सर्दी का एक जो अच्छा मैसेज है वो ये कि कम से कम डेंगू मर जाएगा उससे। कहा यह जा रहा है कि जो सर्दी बढ़ेगी डेंगू काफी नीचे आ गया कोरोना के बाद। अब डेंगू भी नीचे आ गया और अब हमें जो तीसरी आफत है स्मोग, उसका सामना। स्मोग में आज लाहौर दूसरे नंबर पे आ गया है। कल पहले नंबर पे था, आज लाहौर दिल्ली पहले नंबर पर होगा। आज दिल्ली पहले नंबर पे। आपस में मुकाबला मैच है दोनों का आपस में। अच्छा, जो मैच तो शफीक साहब PDM में भी एक चल रहा है और ये जुमला तो चूंकि आपने ही दिया है कि PDM में अदम इत्तफाक पर इत्तफाक, तो मैं चाह रहा हूँ कि इस अदम इत्तफाक पे हम सबका इत्तफाक है कि आप ही आगाज करें। नहीं, ये जुमला हम सबका मुश्तरका है। हम जो भी करते हैं बात उसमें टापक PDM जो है और नून लीग जी शफीक अवान का टापक। हाँ जी, म्यूचुअल डिसाइड करते हैं। अब देखें ना, अब दुनिया अखबार में जो इनके दोस्त हैं सलमान गनी साहब, उन्होंने भी आज लिख दिया है कि PDM का ना लिफाफा खाली है, कुछ नहीं, खोखा है वो। फिर डॉन जैसे अखबार ने जो कि उनके गुण गाता है, आमिर वसीम की फ्रंट पेज में खबर है, उससे पूरा पोस्टमार्टम कर दिया कि वहाँ क्या हुआ। और फिर तारिक अजीज जो मुस्लिम लीग नून का अक्सर उनको कोट करते हैं, दुनिया के बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं मुस्लिम लीग नून पे, उन्होंने पूरा उसका अंदर का स्केच बता दिया क्या है। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई मैं मुस्ताफ़ी हो जाता हूँ, किसी और को बना लें आप सदर, क्योंकि पूरी जो PDM की मीटिंग थी ना, सवाए बलोचिस्तान के जो नेशनलिस्ट हैं वो और एक दो जो टांगा पार्टियाँ हैं जिसमें अपना मजहबी जमातें हैं, उनके अलावा मुस्लिम लीग नून ने कहा कि भाई आप ये कह रहे हैं कि हमने मार्च में लॉन्ग मार्च करना है, तो अगला साल तो इलेक्शन का, अगर गवर्नमेंट पहले इलेक्शन अनाउंस कर देती है तो हमारी तो तैयारी कुछ नहीं है। असल स्टेक होल्डर हम है, तो हमें इस पर चलना चाहिए।
यानी मुस्लिम लीग नून ने बिल्कुल जो मौलाना साहब का था उसके खिलाफ बोली ना कि इस पे कल भी हमने इससे बात की तो उन्होंने कहा कि आप इस पे ना आए, और इस पे अपना जो शहबाज शरीफ साहब थे फिर एक मजहबी जमात ने इतराज़ किया मुस्लिम लीग नून पे। मुस्लिम लीग नून पंजाब में इतनी फाल नहीं, हालांकि पंजाब में उनकी स्ट्रेंथ है। तो शहबाज शरीफ तड़प उठे, उन्होंने कहा नहीं हमारी पूरी अपना तैयारी है, आप हमें ये इल्ज़ाम ना दें। और उन्होंने ये कहा कि आप ना इस पर लॉन्ग मार्च से बाहर आइए, आगे प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करें और आप आएँ उस पर अगले इलेक्शन की तैयारी करें। तो इस पर अपना बहुत लेदे हुई। और अच्छा फिर मरियम भी ना, हालांकि मरियम यूजुअली बात करती हैं जो मौलाना साहब की लाइन होती है, लेकिन ज़ाहिर उन्हें भी नज़र आ गया होगा कि कल अगर हुकूमत ने अर्ली इलेक्शन कर दिए और ये मार्च, और इसे मार्च भी नहीं होता, मार्च से आगे ही जाएगा वो, तो इस पर मुस्लिम लीग नून का कंसर्न ये था कि अगर आप इस तरह चल पड़े तो फिर हम अपना अगले इलेक्शन की तैयारी नहीं कर सकेंगे। मौलाना फजल रहमान बहुत भरम हुए कि जो एजेंडा था जिसे PDM बनाया तो उससे आप हट रहे हैं, और अगर मेरी इस पर अगर आपको ज़्यादा मसला है तो मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। इस पर नवाज शरीफ ने इंटरवीन किया कि नहीं भाई नहीं, आप ये हमारे आपको ही रखना है, आप हमारे लीडर रहेंगे और आपके हाथों ही हमने ये PDM की नैया डुबोनी है। अब उसमें PDM के नैये में सुराख हो गया है, अब इतना पानी भर गया है कि जो सदर साहब हैं, जो फजल रहमान साहब, वो कहते हैं मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ। यानी PDM जो खुद अपने ही वजन से ये डूब रही है। बिल्कुल ठीक है। सलमान, आपको लगता है कि PDM अब एक किस्सा पारीना हो गया और अब आने वाले दिनों में जो इलेक्शन करीब आएंगे तमाम सियासी जमातें अपनी दौड़ लगाएंगी? देखिए PDM तो काफ़ी अरसे से जो है ना उसके गुब्बारे में से हवा निकल चुकी थी। अब PDM में पीपल्स पार्टी के भी एक तर्जुमान बैठे हुए हैं। बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको कहने लगा हूँ, वो है शहबाज शरीफ साहब। यानी जो पीपल्स पार्टी का एजेंडा है वो PDM के अंदर वाया शहबाज शरीफ डिस्कस हो रहा है कि ये पार्लियामेंट भी चलनी चाहिए, ये सिस्टम भी चलना चाहिए, तवज्जो नए इंतखाबात की तरफ होनी चाहिए और हम पार्लियामेंट के अंदर जो होने वाली लेजिस्लेशन है उस तक फोकस करें। तो आप देखिए कल जो PDM का इजलास हुआ है उसमें मजमूई तौर पे शहबाज शरीफ का जो बयानिया है ना वो डोमिनेंट रहा है। यानी लॉन्ग मार्च भी नहीं करना, इस्तीफों का ऑप्शन भी इख्तियार नहीं करना, कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक भी नहीं चलानी, जो कुछ करना है अगले इंतखाबात के कॉन्टेक्स्ट में करना है। और हम सब यहाँ पे कहते रहे हैं कि सारा खेल इस वक्त अगले इंतखाबात के तनाजुर में हो रहा है। इस पूरे खेल में जो अगर कोई शख्स आइसोलेट हुआ है तो वो है मौलाना फजल रहमान। और मौलाना फजल रहमान को अब एक मायूसी PMLN के अंदर से भी हो रही है। यानी जो भी शफीक ने बात की ना कि शहबाज शरीफ के मुकाबले में मरियम का और नवाज शरीफ का भी जरा थोड़ा सा अंदाज जो है ना वो जरा दब गया है। उनको लगता है कि बात वो नहीं है जो हम ये चाहते हैं फजल रहमान, तो इसलिए वो भी थोड़ा सा दबे दबे तरीके से चल रहे हैं। अब इस्तीफों का ऑप्शन हो और या अपना लॉन्ग मार्च की बात हो तो आपको बहुत ज्यादा गर्मजोशी नवाज शरीफ में भी और मरियम में भी नजर नहीं आ रही। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये देखिए ना, अब उन्होंने मुतालबा कर दिया नए इंतखाबात करवाएं। अच्छा, अब नए इंतखाबात का मुतालबा किससे है? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो अपने वक्त पे इंतखाबात करवाएंगे, पहले अर्ली इलेक्शन क्यों करवा दें? एक बात। दूसरी बात है, अगर आपका मुतालबा है एस्टैब्लिशमेंट से, यानी वो जो कहा ना कि जो कपड़े जो गंदे हैं ये खुद वो धोएं, इसका मतलब है कि आप एस्टैब्लिशमेंट की सियासी मुदाखलत के हामी बन रहे हैं और उनको मौका दे रहे हैं कि वो आके इसमें मुदाखलत करें। तो मैं ये समझता हूं कि PDM जो बनी थी और मौलाना फजल रहमान जिस एजेंडे के तहत नवाज शरीफ को और मरियम को कायल करते रहे, कल उसका सियासी जनाजा निकल चुका है अमली तौर पे। और अब ये मामला PDM जो है सिर्फ टॉक शो की हद तक एक एक्टिव जमात रहेगी, वहां पर शोर शराबा मचाती रहेगी और सारी प्लानिंग जो है ना अब 2023 के इंतखाबात पर उनका फोकस है। वो चाहे 2022 के आखिर में हो जाए, 2023 में हो जाए, उसके अंदर अपनी पॉलिटिकल मनूवरिंग करना, अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस निकालना, उसके लिए अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को मेंटेन करना, ये इनके एजेंडे का हिस्सा है। लेकिन इसमें जो मायूसी मौलाना फजल रहमान को हुई है, जो इस पूरी पॉलिटिक्स से बाहर बैठ के एक बड़े हीरो बनना चाहते थे, लेकिन मसला यह है कि शहबाज शरीफ ने और बिलावल ने पार्लियामेंट के अंदर पॉलिटिक्स ला के मौलाना को दीवार के साथ लगा दी। खालिद साहब, आप समझते हैं कल एक खबर ये भी चल रही थी कि कुछ जमातों को जिन्होंने शिरकत नहीं की उनको शोकाज नोटिस भी जारी हुए। ये शोकाज नोटिस जो है ये कोई ऐसे लगता है खैरात है जब मर्जी बांट दें? देखिए, ये तो हम सियासत में पहली बार देख रहे हैं कि इत्तेहादों के अंदर, अपोजिशन के इत्तेहाद के अंदर पहले पीपल्स पार्टी को और ANP को आज शोकाज नोटिस दिया गया। पार्टियों के अंदर तो शोकाज नोटिस दिए जाते हैं, लेकिन पार्टियों के बाहर हमने तो कभी नहीं देखा कि दूसरी पार्टियों को डिक्टेट करने के लिए शोकाज नोटिस दिए जाएं। और उसके बाद अब PDM के गुज़श्ता रोज़ का जो इजलास है उसमें भी बात हुई कि जो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जो अरकान असम्बली या सेनेटर्स शरीक नहीं हुए उनको भी शोकाज नोटिस दिए जाएँ। और जो PDM के इजलास में
शरीक नहीं होते पार्लियामेंट जो सियासी लीडर, उनको भी शोकाज नोटिस दिए जाएं। तो फिर आप पहले तो शोकाज नोटिस, पहला शोकाज नोटिस तो कायद हज़ब इख्तिलाफ मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको दें कि वो कल इजलास में क्यों नहीं गए, वो वीडियो लिंक पर शरीक हुए हैं, और उसके साथ मरियम नवाज साहिबा को आप एक शोकाज नोटिस दें, वो भी वीडियो लिंक पर जो है वो शरीक थे। दरअसल नून लीग की लीडरशिप जो है अब वो शौरी तौर पर इस अजलास के अंदर शरीक नहीं हुई, क्योंकि उनका जो है वो जिस तरह 6 नवंबर का जो पिछला अजलास था जिसमें ये फैसला कुन मरहले का हुकूमत के खिलाफ ऐलान किया गया था और लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया था, कल उस ऐलान को चूंकि दफन किया जाना था सियासी तौर पर, तो इसलिए नून लीग की जो लीडरशिप थी वो शौरी तौर पर उस अजलास में गए ही नहीं, क्योंकि लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान जो है और वो तो नून लीग ने देना था, क्योंकि लॉन्ग मार्च लाहौर से शुरू होना था, लाहौर के जलसे से शुरू होना था। लेकिन नून लीग की लीडरशिप जो है वो हमने पहले भी बात की कि किसी इशारे के बगैर ना कोई लॉन्ग मार्च करना चाहती है, ना कोई धरना देना चाहती है, ना पार्लियामेंट के अंदर, ना पंजाब के अंदर, ना चेयरमैन सेनेट के खिलाफ किसी सतह पर कोई अदम इत्मीनान भी नहीं लाना चाहिए। राना साहब, ये तारीख पे तारीख सलमान साहब ने, खालिद साहब ने बात की, शुरू में आपने भी कहा कि तारीख पे तारीख, ये तारीख पे तारीख दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे उनका एजेंडा क्या है ना, कब वो करेंगे। असल में ये टाइम बाय कर रहे हैं। और मेरी ये बात जब लिख लें कि जब इलेक्शन करीब आएगा तो नवाज शरीफ साहब ने मौलाना को भी झंडी करा देनी है, क्योंकि वो अपने हलवे में ना, अपने केक में किसी का हिस्सा बर्दाश्त नहीं करते। तो मुझे तो लगता है कि ये पीडीएम की जो बाकायदा वफात और बिल्कुल ये करीब है। क्या कहते हैं आप? देखिए भाई, कल अगर आप लोग ने देखा हो मौलाना फजल रहमान साहब की बॉडी लैंग्वेज, जी वो बड़ी ही डिप्रेसिव थी। जब उनसे सवाल किया सहाफ़ी ने कि जनाब कोई आप ऐलान बड़ा क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा जी 6 दिसंबर को हम करेंगे, और उनसे लग रहा था कि उनकी शक्ल से मायूसी जो थी वो टपक रही थी। लेकिन देखें शफीक साहब, ये कैसा माफियाज का मुल्क है कि इस मुल्क के अंदर एक ऐसा शख्स जो कानून को मतलूब है, फरार है, वो कानून के रखवालों के बीच में बैठ के खिताब करता है। कैसा मुल्क है ये, कैसा निज़ाम है कि कानून के से फरार हुआ हुआ शख्स वो कानून के रखवालों के बीच में बैठ के खिताब करता है। कैसा लतीफ़ा है इस सिस्टम का कि एक ऐसा शख्स जिसका पार्लियामेंट में दाखिला ही ममनू है, वो कहता है जी हम मुश्तरका जो इजलास की करारदाद है उन्हें मानते ही नहीं है। एक ऐसी खातून जिसको 10 साल के लिए सियासत से अदालतों ने बाहर कर दिया, वो आलन मुख्तलिफ चौकों पे खड़े होकर इदारों को गालियां दे रही होती है। कैसा ये निज़ाम है जिसके अंदर ये लोग बैठ के इन्होंने अपनी एक दुनिया बना ली है, और उस दुनिया के पीछे वो सहाफ़ियों को लगा लिया है जो कब से पता नहीं नमक ख्वार हैं उनके, और वो इनको इस तरह प्रोपेगेट करते हैं कि जैसे पाकिस्तान के मसाइल का हल ही ये खानदान है। और वो इंतहाई जिसे कहते हैं ना ज़मीर को मार के ये भूल जाते हैं कि 35 साल का जो गंद है वो आज इस सतह पे आ गया है कि वो 2.5 साल में इकट्ठा करना, साफ करना मुमकिन नहीं नजर आ रहा। बिल्कुल ठीक। जो आप कह रहे हैं ना तारीख पे तारीख, शफीक साहब कल मैंने ये कहा था कि मरियम के साथ शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई और उन्होंने ये बात समझा दी कि बीबी आपकी टकराव की पॉलिसी से कुछ नहीं मिलना, आगे इलेक्शन सर पे आ गए, हमें इलेक्शन को सीरियस लेना चाहिए। और नवाज शरीफ साहब कल जो इजलास हुआ आप देखें कि उसमें मौलाना कहते थे लॉन्ग मार्च करें, मौलाना कहते थे जी हड़ताल करें, शटर डाउन करें, धरना दें, इस्तीफों की तरफ आएँ, और नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ के मुफाहमती बयानिए के पीछे वो बुक्कल मार के बैठ गए हैं, और अब वो इसी तरह ही रहेंगे। दरअसल जो आपने बात की है ना कि इस्तीफे दें, धरना दें, हड़ताल करें, अब ये एक मीटिंग हुई थी मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून की, उसमें तमाम इनके ना बड़े बड़े जो सपोर्टर हैं, ताजर विंग, ये विंग, वो विंग, इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे। उन्होंने कहा आप मुतालबा कर रहे हैं, उनको हिमायत कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ उस मीटिंग को हेड कर रहे थे कि इस्तीफे अपना शटर डाउन करें, तो हम तो पहले ही मरे हुए हैं, अगर हमने आपके कहने पर शटर डाउन कर लिया तो हमारा कारोबार फिर खत्म हो जाएगा। देखिए मुल्क सब जा रहे हैं, हम किस सब जा रहे हैं, हमारी इकॉनमी किस सब जा रही है, उनके मुल्क की इकॉनमी नहीं, उन्होंने अपनी इकॉनमी की बात की। अगर ताजिर हड़ताल करेगा तो मजदूर मुतासर होगा, आपके ट्रांसपोर्ट मुतासर होगी,
हमारी जो अपना प्रोडक्शन मुतासर होगी, बिल्कुल और सही है। प्रोडक्शन मुतासर होगी तो फिर मार्केटों में सामान कहाँ से आएगा? मियाँ साहब इससे बाहर बाहर आए आए। और शहबाज शरीफ ने इससे एग्री किया कि हाँ मैं ये नहीं होने दूंगा, और ये इन्होंने कल के इजलास में जो ये इन्होंने ये नहीं होने दिया। उसका आदा भी कर लिया उन्होंने। सदाकत अब्बासी साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। और सदाकत साहब अस्सलाम वालेकुम। ये पीडीएम के इजलास पे बात हो रही है, कल कोई फैसला नहीं हुआ और मौलाना की बॉडी लैंग्वेज जो थी वो भी बड़ी जिसे कहते हैं कि मायूस कुन थी। तो कैसे देखते हैं कल के इजलास को पीडीएम के आप? देखिए, पीडीएम एक वक्त था जब कोई लग रहा था कि शायद इनमें कुछ जान है, और उसके बाद तो बिल्कुल ये बेवकत और बेवकत होते जा रहे हैं। और सियासी जो कोई भी तहरीक होती है उसका मोमेंटम होता है, या वो बढ़ रहा होता है या वो गिर रहा होता है। तो जो तहरीकें चलाने वाले लोग होते हैं वो तहरीक को बड़ा करते हैं, उसको उसका इमेज बिल्डिंग करते हैं। इनकी तो हर अगली मीटिंग के बाद अगला इजलास होगा कि अगले इजलास में फैसला होगा, तो ये समझ लें कि बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और बस वो मीडिया के लिए अपने आप को उसमें खबरों में रखने के लिए कर रहे हैं। बाकी ना इनके किसी इशू में कोई जान थी, ना कोई हर यानी लोगों को भी पता था कि ये सिर्फ अपनी जात के लिए निकल रहे हैं। जो माशी मुश्किलात हैं, जो महंगाई है, उसको भी ये महंगाई के लिए इनकी कोई हमदर्दी नहीं है। उस महंगाई को ये अपने जाती सियासत को प्रवान करने के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहते थे, लिहाजा ये फ्लॉप हो गया। अब मेरा ख्याल है कि मीडिया को भी इनको गैर जरूरी कवरेज देने की जरूरत नहीं है। इनको ये खुद भी समझ बैठे हैं कि ये अब अगले इलेक्शन में इनकी जो साख है वो बचानी बहुत मुश्किल हो रही है, और ये इसीलिए बार बार मीटिंग खेलते हैं। अच्छा ये बताइएगा, पीडीएम में पीपल्स पार्टी भी नहीं रही, एएनपी नहीं रही, मुस्लिम लीग नून ने भी कल के इजलास में वाजबी सा हिस्सा लिया और कहीं पे गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं किया। तो अब पीडीएम का वारिस कौन रहा? जी, मैंने ये भी सुना है कि पीडीएम ने आज अपने ही को जो लीडरशिप है उनको भी नोटिस दिए हैं कि इनकी शिरकत नहीं है, और उनको भी शो कॉज नोटिस दे रहे हैं। तो ये समझे कि ये बस सिर्फ अब एक मुर्दा घोड़ा है और इसमें जान चलने का कोई चांस नहीं है। हमें जरूर अपनी वापसी करनी है, अपनी माशी मुश्किलात को काबू करना है और अपना मजीद बेहतर डिलीवर करना है, ये तो जरूर है। बाकी ये इसलिए चैलेंज नहीं है कि ये हर बार इस्तेमाल कर चुके हैं, ये इकट्ठे होके। ठीक है सर, ये बताइएगा कि वजीर आजम ने जो कल कहा है कि 30 बिलियन डॉलर जो है उसका मकरूज कर दिया मुल्कों के खिलाफ, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, तो सर सजा किसने देनी है? सजा तो आप लोगों ने देनी है ना? देखें, हम तो सजा दो तरह से होती है। एक तो हमारा अदालती निज़ाम में जो खामियां हैं वो इतना डिलेड जस्टिस है कि शायद वो एक नस्ल शुरू करती है, दूसरी नस्ल या वो बड़ी हो जाती है। हमने देखा कि ये पीपल्स पार्टी और नून ने लूटा हमारे सामने हमारे बचपन में। आज हम भी मतलब बड़े हो चुके हैं लेकिन वो उनके फैसले नहीं हुए। तो जो इमरान खान साहब ने बात की है उसका मतलब ये कि लोग इनका एहतसाब करें, और जिस तरह इनको वोट आउट किया पिछले इलेक्शन में, फिर भी कुछ ना कुछ इनकी स्ट्रेंथ आई कि ये कानून साजी को रोकते हैं, करप्शन के खिलाफ जो है ना हुकूमत का जो रिजॉल्व है उसको खराब करते हैं, इदारों को बदनाम करते हैं, इदारों को प्रेशराइज करते हैं। इनको वोट के जरिए लोग इनको वोट आउट करें ताकि पाकिस्तान की सियासत जो है ना शफाफियत आए। सलमान, मैंने सदाकत अब्बासी साहब से सवाल किया था कि उन्हें सज़ा कैसे मिलेगी, क्यों नहीं मिल रही सज़ा, क्या वजह है? बात बड़ी सादी सी है कि सज़ा किसी इंडिविजुअल ने तो नहीं देनी ना। या तो आप कहें कि प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है और सज़ा देना किसी को न देना। असल में प्रॉब्लम यह है कि जो हमारा अदालती निज़ाम है और हमारा तफ्तीशी निज़ाम है और ये जो हमारे पॉलिटिकल कंप्रोमाइज़ का पूरा एक कॉन्टेक्स्ट है, उसकी वजह से यहाँ बड़े लोगों को कभी सज़ा नहीं मिलती। और मैं आपको बताऊं, ये जो कर्ज़ों का मामला है, मैं तो उस बात का हमेशा से हामी रहा हूँ एहसास कि पाकिस्तान जितने भी कर्जे बाहर से लेता है ना, इसका एक ऑडिट होना चाहिए कि ये कर्जे हमने लोगों के नाम पर लिए, गरीब लोगों के नामों पे लिए, गरीबों गुर्बत ख़त्म करने के लिए लिए, लेकिन ये लगे एक मखसूस ख़ानदानों के ऊपर। और इसका जब तक आप फाइनेंशियल ऑडिट नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। ये कहना तो बड़ा आसान है कि जी हर हुकूमत आके कर्जे लेती है, तो कर्जे लेना कोई बुरी बात नहीं है। आज के दुनिया के मालियाती निज़ाम में आप कर्जों के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन कर्जों का इस्तेमाल क्या हुआ है, कर्जों की शफाफियत क्या है, कर्जों की जवाबदेही क्या है, ये है बुनियादी नोयत का सवाल। तो मुझे लगता ये है कि शायद वो जो है ना कि हम इस वक्त एक अदालती निज़ाम के अंदर जब बार बार कहते हैं कि इसके अंदर रिफॉर्म्स होनी चाहिए,
अदालतों के अंदर जो है लोगों को अकाउंटेबल होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। हमारा तफ्तीशी निज़ाम उसमें है, कंप्रोमाइज़ है, फिर एक रूलिंग एलीट बन चुकी है एहसान, जो सब एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं। यानी जिसकी भी अकाउंटेबिलिटी की बात आती है वो कहता है अगर तुम मुझे पकड़ोगे ना तो कल तुम भी पकड़े जाओगे, इसलिए मुझे भी छोड़ दो और अपने आप को भी बचा लो। ये जो अप्रोच हमने इख्तियार किया जिसकी वजह से पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही, और प्राइम मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं कि सिस्टम के अंदर जो एरर है वो अगर आपने एक इनकलाबी तरीके से, रवायती तरीके से नहीं, आपको गैर मामूली सूरत हाल के अंदर इस पूरे निज़ाम की सर्जरी करनी है, तब जाके आप लोगों को अकाउंटेबल कर सकेंगे। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि मौजूदा जो हमारा अदालती निज़ाम है इसके अंदर कितनी गुंजाइश है कि जिसके तहत हम लोगों को ज़्यादा मौसर तरीके से अकाउंटेबल कर सकेंगे। क्या करें खालिद साहब, फिर अकाउंटेबल कैसे करें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये कर्जों का जो गोरख धंधा है ये क्यों हुआ, कि उसमें अगर आप देखें तो जो अदादोशुमार देखें आप इक़्तिसादी अदादोशुमार, तो उसमें जो पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था 2008 से 2013, उस दौरान जो है वो 15 अरब डॉलर के जो गैर मुल्की कर्जे थे उनका बोझ जो है पाकिस्तान की मीशत पर पड़ा। और उसके बाद 2013 से 2018 तक जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, नून लीग की हुकूमत थी, तो 34 अरब 34 बिलियन डॉलर जो है उनका बोझ जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान दुरुस्त कह रहे हैं कि वो नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर जो है वो बढ़ा। तो आज जिन हालात का हमें सामना है, आज देखिए हमारा जो करंट अकाउंट जो खसारा है वो कहाँ जा रहा है, और हमारा जो रुपया है वो तो कहीं दब कर रह गया है, और हमें जो महंगाई का सामना है अब वो सारे का सारा जो मामला है इन कर्ज़ों की का जो बोझ पड़ा है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की मीशत पर, उसके दबाव का नतीजा है। और पीटीआई की हुकूमत ने तो अब तक जो है वो 10 अरब डॉलर जो इन्होंने कर्जे लिए हुए अपने अदवार में उनको वापस भी किया है। और उसकी वजह यह है कि जो कर्जे नून लीग और पीपल्स पार्टी ने लिए थे उनकी अदायगी के शेड्यूल जो हैं वो अब पीटीआई की हुकूमत के दौर में आने, जिस वजह से इकानमी जो है वो दबाव का जो शिकार है वो होती हुई नजर आ रहा है। दूसरा राना साहब जो कहा जा रहा था कोविड फंड जो है उसका ऑडिट जो है वो हम तो अपने कर्जों का ऑडिट हमारे पाकिस्तान के अंदर जो कर्जे हैं हम तो नहीं करते, लेकिन आईएमएफ ने जो कोविड फंड दिया था उसके ऑडिट की शर्त उन्होंने शामिल कर दी। जी बिल्कुल सर, आपसे एक सवाल करता हूँ, ये जो सारी गुफ्तगू हो रही है, क्योंकि हम बार बार पाकिस्तान की सियासत में पिछले 3.5 वर्षों से, उससे पहले भी एक एहतसाब की बात करते थे और कहते थे कि जिन बड़े लोगों का एहतसाब होना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके ख्याल में क्या वजह है बुनियादी तौर पर जो एहतसाब नहीं हो पा रहा? क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल कंप्रोमाइज़ है या ये सिस्टम भी है जो हमारे लिए एक रुकावट बना हुआ है? देखें, बड़ी एहतियात से कहना पड़ेगा, हम जुडिशरी का शफीक साहब एहतराम करते हैं और उनके फ़ैसलों का एहतराम करते हैं, और हमें फ़ख्र है कि उनके फ़ैसले पूरी दुनिया में सराहे जाते हैं। लेकिन जब एक सर्टिफाइड मुजरिम को हम बड़े तुस्को एहतशाम के साथ मुल्क से बाहर भेज देते हैं और छुट्टी वाले दिनों में हम लोगों को रिलीफ लगा लेते हैं, और फिर हम ये भी पाबंद कर देते हैं कि जी नैब इन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी अगले इतने दिन तक तो सॉरी, वहीं पे ख़बर छपती है, शफीक ने मुझे रेफ़र की थी कि एक मुर्गी चोर जो था वो 6 साल तक शफीक साहब अंदर रहा। उस मुर्गी चोर का क्या कसूर था? इसलिए कि वो गरीब था। इसलिए कि वो गरीब था। मैं अगर ट्रैफिक का तोड़ दूं और मैं पुलिस वाले से ज़रा तू मैं करूं तो क्या कहते हैं मेरे पे नई दफ़ा लग जाती है। और हमज़ा अगर एसपी को जिसने वर्दी पहनी है और उसे कहे कि मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा, बतौर मुलजिम वो पेश हो रहे हो, और वो एसपी कह के जी सर, तो पीछे क्या रह जाता है? शफीक साहब, जरदारी साहब ने अपने जो टूर किए गैर मुल्की, उन्होंने 1.42 बिलियन रुपए खर्चे। नवाज शरीफ ने जो टूर किए बतौर वजीर आजम 4 साल में, उन्होंने 1.84 बिलियन खर्चा किया। और इमरान खान ने अपने जो अब तक टूर किए उसमें सिर्फ 120 मिलियन खर्चा किया। जब आप बादशाह सलामत बन जाएंगे तो फिर यही होगा। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, आप मुझे बताएं कि आपका बच्चा तो पैदा होता है तो वो मकरूज होता है 25 लाख का, 25,000 का, कि कितने का है, और उनका बच्चा पैदा होता है तो वो खरबोपति होता है। ये क्यों अनजस्टिस है? राना साहब, आपने
जो तकाबली जायज़ा दिया है ना कि अपना जो किस हुक्मरान ने कितना टूर किया, मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं। आप 2 अरब के बजाय 20 अरब खर्च करें, लेकिन उसका आउटकम पाकिस्तान में आना क्या लेके चाहिए, आए? उसका फ़ायदा पाकिस्तान को होना चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा ना कि 30 अरब डॉलर कर्जे वापस आए, देखिए हमारी मईशत, किसी मुल्क की मईशत तो कर्जों के बगैर नहीं रह सकती। अमेरिका भी कर्जे लेता है, लेकिन ये है कि वो कर्जे लगते कहाँ हैं। अगर आप अपने मखसूस हल्का इंतखाब सेंट्रल पंजाब पे लगा देते हैं, मोटरवे और फिर आपका ये ओरिएंट ट्रेन और ये दूसरी जो मेट्रो बसें, हेल्थ और तालीम, ये बेसिक सहूलतें होती हैं, और हाउसिंग, ये किसी भी फिर रोज़गार, इसको इग्नोर करके अगर ठीक है मोटरवे बनी, अच्छा कम्युनिकेशन का अच्छा लोगों को निज़ाम मिल गया है, लेकिन तालीम और सबसे ज़रूरी तालीम और हेल्थ है, उसमें आपको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। और वो जो कर्जे लेके लगाए वो भी मखसूस जगह लगाए, क्योंकि उसमें कमीशन होता है। अब देखें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हेल्थ कार्ड का किया, फिर तालीम का किया, फिर लोगों को घर दे रहे हैं, इन पे कर्जे लगने चाहिए। कर्जे आप लें जितने मर्जी लें, लेकिन उसका इस्तेमाल जिस मर्जी के लिए वहाँ दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करें। ये ना हो कि वो आप अपने कमीशन के लिए और अपने आप को नवाजने के लिए और अपने मखसूस हल्का इंतखाब को तरक्की देने के लिए करें। जब आप ये करेंगे तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जिन्होंने कर्जे लिए उनको कटहरे में लाए, लेकिन कटहरे में लाए कौन? बिल्कुल यहाँ एहतसाब के नाम पे तो मजाक होता है। मेरा और आपका एहतसाब हो सकता है, लेकिन किसी जो अरबों लूटते हैं उनका नहीं हो सकता। आप देखें ना, अब आपने बात की जी वो अपना हमजा की, अब देखें अगर आप गाड़ी का टोकन टैक्स देते या आप वक्त में चालान जमा नहीं कराते तो फ़ौरन आपको अपना गाड़ी रोक लेते हैं या आपको कहते हैं कि आप फौरी दें। लेकिन जिसके अकाउंट में 25 अरब रुपए, को 5 अरब 500 रुपए की बात नहीं कर रहा, 25 अरब रुपए हमजा के अकाउंट में आते हैं, वो कहता है मुझे पता ही नहीं कौन, वो यार सानवी के हो जाए अकाउंट दे दो, वो हमारे अकाउंट में डाल जाए। लेकिन इस पर देखें, इस पर बिल्कुल आपने ठीक का बदलिए कि बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन इस पर तो फौरी एक्शन की ज़रूरत है। और ये जो ना, ये इस तरह नहीं कि आप उनको सारे बड़े वकील हैं सब कुछ, जैसे मरियम साहब ने अपना 14वीं बार वो ले लिया, अपना इल्तवा ले लिया। तो भाई आप, हमारी जुडिशरी से हमारी मुअद्दबाना रिक्वेस्ट है कि आप इसका नोटिस लें और लोगों को इंसाफ दिलाएं। कल जो अपना 2 दिन पहले चीफ जस्टिस साहब एक सेमिनार में कह रहे थे कि हम किसी की डिक्टेशन नहीं लेते, बड़ी अच्छी बात की, हम यकीन करते हैं आप पे, और हम यकीन है हमें आप पे। लेकिन इन ये जो केसेस पेंडिंग आ रहे हैं जिसमें लोगों को भी प्रायोरिटी बजाय इसके जो आपने की कि एक मुर्गी चोर को 6 साल सजा दे दी, तो जो मुल्क लूट के खा गए कम से कम उनकी तरफ भी तवज्जो दें, उनको भी वो सजा दें ताकि आने वाली हुकूमतों को और हमें कोई मसाइल ना हो और लोग जो है उनको सुख का सांस लें। बिल्कुल ठीक है। ये जो बड़े मंसूबे हैं, इन बड़े मंसूबों के अंदर बड़ी कमीशन होती है, और जब मोटरवे का मंसूबा आया था तो उस वक्त भी सवालात उठे थे, और अब भी कई अपोजिशन जमातों की तरफ से, हुकूमती जमातों की तरफ से भी, इत्तेहादी जमातों की तरफ से भी ये आवाज़ें उठी कि जो लंदन फ्लैट्स हैं उनको मोटरवे की कमीशन के साथ जो है वो सवालात जो हैं वो उठे थे। और देखिए कि अब जो सड़कें, अब जो मोटरवेज ये पीटीए की हुकूमत के दौर में बनाए जा रहे हैं, जिस तरह वज़ीर आज़म ने चंद रोज़ पहले जेलम के एक मनसूबे के इफ्तिताह के मौका पर भी कहा था कि हमारे मनसूबे जो हैं वो 50% सस्ते क्यों हो गए हैं, वो इसलिए कि उसमें अब ई टेंडरिंग हो रही है। कल हम पंजाब असेंबली खड़े थे तो वो MPA हजरात जो हैं, अब वो इस पर उनको अफसोस था, वो कह रहे थे कि हमारा दौर आया है, हमारी हुकूमत आई है तो हमारी तो कमीशन खत्म हो गई क्योंकि ई टेंडरिंग शुरू हो गई है। अब वो तो शफाफियत उसमें आ गई ना इसकी। बिल्कुल। अच्छा सर, कल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का एक कलामिया आया और उसके मुंदरजात ये हैं कि आसमा जंगीर कॉन्फ्रेंस मुकर्रिरीन की राय से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, और हाँ बार जो है जमहूरियत आइन के साथ दायरा कानून से बाहर किसी तकरीर की हिमायत नहीं करते, और मुल्क की तरक्की के लिए कानून की हुक्मरानी, शफाफ ट्रायल आइन ही वाहिद जरिया। ये वजाहती एलामिया उनका आया। एक इस पर एक रिपोर्ट है, पहले वो देख लें फिर हम बात करते हैं। मरियम नवाज शरीफ का जो हमेशा से एक मनफी इस तरह का रवैया रहा, जहाँ लोगों की टेपें बनवाना, उनकी फेक लीक्स क्रिएट करवाना, अपनी पार्टी को भी शायद काबू करने के लिए उन्होंने इस तरह की वीडियोस जो हैं उनको वो बनवा रही हैं। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन का कहना है कि साबिक चीफ जस्टिस से मुतालिक ऑडियो जाली साबित हुई। जो ये खेल खेल रहे हैं सब किरदार हमारे सामने हैं। मरियम नवाज शायद अपनी पार्टी के लोगों को भी काबू करने के लिए उनकी वीडियोस बना रही हैं। वफाकी काबीना के इजलास के बाद इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान फवाद चौधरी का कहना था कि नून लीग की जानिब से साकिब निसार जैसी वीडियोस नहीं। ये क्या कहते हैं, मैंने कहा एक झलक आपको दिखा दूं, और इस पे
जो सुप्रीम कोर्ट बार का एलामिया है उस पे जो हमारे वजीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने क्या गुफ्तगू की वो मैं ज़रा दिखाना चाह रहा था। जी वो ज़रा सुनाइएगा ज़रा। सुप्रीम कोर्ट बार ने आज जो अपनी प्रेस रिलीज जारी की है, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के आइन और कानून के ऐन मुताबिक है। मुझे उम्मीद है कि जुडिशरी इस दबाव को मुस्तरद करेगी, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस सारे मामले के ऊपर अपना एक लाएमल दिया है। अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट बार ने अपनी पोजीशन की वजाहत की और उन्होंने कहा कि हम आइन और कानून के साथ खड़े। देखिए, जिस चीज़ की वजाहत दी जाए ना, इसका मतलब है कि आपने कुछ गड़बड़ की जिसकी वजाहत दे रहे हैं। और मैं इससे इतफाक़ नहीं करता भून साहब से कि भाई वो जो इसमें मखसूस तबका फ़िक्र का वो अलम नहीं उठा रहे थे। भाई आपको जब आप इसके नज़र आप नहीं हैं, इसके जो इसको ऑर्गेनाइज़ किया था वो आसमान जहांगीर फाउंडेशन ने किया था। ये जवाब उनकी तरफ से आना चाहिए था। अब आप इसमें पार्टी बन रहे हैं तो भाई आपको पता था ना, सारा एजेंडा था, इसमें नवाज शरीफ है जो मफरूर है। इससे पहले आपको ये पता है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और मोअज़्ज़ज़ जज साहबान उसी प्लेटफॉर्म बैठे हुए थे, तो कम अज़ कम आपको वहाँ रिएक्शन रिएक्ट करना चाहिए था और नवाज शरीफ की तकरीर को रोकना चाहिए था। लेकिन अब जो है, अब वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है। लेकिन मैं इनसे इतफाक़ नहीं करता। तमाम चीज़ें, तमाम स्क्रिप्ट आपके इल्म में था, तो आपको उस वक्त ही रोकना चाहिए था। अब लड़ाई के बाद जो मौका याद आया ना, वो मैं अगला फिक्रा नहीं कहना चाहता। ठीक है, मैं समझ गया। हाँ ठीक है, बस तो इसलिए ना कि ये अब वजाहत दे दी। वजाहत क्या है भाई, जो एक बल्डर होना था हो गया। जुडिशरी जो है वो उसको अब नहीं, जिन्होंने हम बाजी पहले बात कर चुके हैं कि जुडिशरी जिन जजेस रात ने उसको एक बंदे को सजा दी, वो उन्हीं के साथ आगे बैठा है और उन्हीं के साथ आगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है। इससे बड़ा जुल्म क्या है? चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि मैं किसी का दबाव नहीं लेता। फवाद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जुडिशरी अब दबाव के बगैर फैसले करेगी। ये सारा ड्रामा जो क्रिएट किया गया, ये जजेस का बयानात, अपना फिर बयान अल्फी, फिर ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है आसमा जहांगीर फाउंडेशन, आसमा जहांगीर को बड़ा मैं एहतराम है, लेकिन ये सारा स्टेज बनाया गया है कि किसी तरह नवाज शरीफ को क्लीन चिट दिलवाई जाए। और मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि हमारी जुडिशरी किसी दबाव में नहीं आएगी और फैसले मेरिट पे करेगी। बिल्कुल ठीक है। वो साद रसूल साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, ज़रा उनकी भी राय ले लें। साद साहब, सुप्रीम कोर्ट बार ने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो नुक्ता नज़र उसमें बयान किया गया, उससे लाताल्लुकी का इजहार किया, क्या कहते हैं आप? देखिए, बात यह है कि ये अब बादी नजर बार के ओहदेदारान का ये कहना तो मेरा ख्याल है कि बेमानी है। बार के ओहदेदारान को पता था जिन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होनी थी, उनको ये पता था कि स्पीकर्स कौन हैं। जो स्पीकर्स की लिस्ट बार के मुंतजमीन ने जिन स्पीकर्स को मुख्तलिफ सेशंस के अंदर बुलाया, उन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी सबको तकरीबन पाकिस्तान के अंदर पता है। तो और बाद में ये भी पता चला, जो कि एहसन धून साहब बार के सदर ऑलरेडी कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ही कह चुके हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर करवाई आखिरी दिन उसी फोरम से, जिसपे चीफ जस्टिस और दीगर लोग भी उसी फोरम पे मदऊ किए गए थे एक दिन पहले, तो उसका ना चीफ जस्टिस साहब को बताया गया था, ना किसी और को बताया गया था। तो ये बार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। अब बाद में बादियो नजर तनकीद के सामने तनकीद देखते हुए अगर उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट एक इशू कर दी है, तो इससे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती। बहरहाल उन्होंने अपनी एक वजाहत तो दी ना, एक जो इशू क्रिएट हो रहा था उसके हवाले से उन्होंने अपनी पोजीशन तो क्लियर करने की कोशिश की है ना। अब जबकि इस कॉन्फ्रेंस के ऊपर पिछले 2-3-4 दिन के अंदर काफी सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद हो चुकी है, मीडिया के ऊपर तनकीद हो रही है, तो अब बार का ये कहना कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो बहुत ही डिसइंजेन्युअस सी बात है। बहुत शुक्रिया साद रसूल साहब हमसे बात करने का। अब मैं तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की इस वजाहत के साथ खड़ा हूँ कि उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी कि भाई वहाँ जो भी कंटेंट था उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं और हम उसका हिस्सा नहीं थे। अच्छा देखिए, उनको वजाहत सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर को इसलिए भी करना पड़ी कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ये बराह रास्त कॉन्फ्रेंस नहीं थी, लेकिन वो उसमें को होस्ट थे। और ये जो ग्रुप है जिसके सदर हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एहसन बूम साहब, ये आसमा जहांगीर ग्रुप है और इस ग्रुप के अंदर तमाम जो सियासी जमातें हैं उनके लोग शामिल हैं। इसमें पीटीआई के लोग भी शामिल हैं, पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल हैं, नून लीग के लोग भी शामिल हैं।
और इस हवाले से उनके ऊपर एक दबाव जो था, अब वकला के अंदर से भी था, इस ग्रुप के अंदर से भी था, और ग्रुप से बाहर जो सियासी जमातें थी उनकी तरफ से भी, कायदीन की तरफ से आ रहा था। तो इस वजह से उनको ये वजाहत देना पड़ी। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि मुझे तो कुछ और लगता है, रात मुस्लिम लीग नून के एक लीडर के साथ मेरी बात हो रही थी, उनके अंदर भी तशवीश है कि ये कहीं नवाज शरीफ साहब को जो है वो ट्रैप तो नहीं किया गया, कि ख़ास तौर पर जब वो मज़ाहमत के मामला जो हैं वो कम हो रही थी, मज़ाहमत जो है वो मामला बेहतरी की तरफ जा रहे थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके, तो एक बार फिर नवाज शरीफ को जो है वो अदलिया के खिलाफ और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया गया। बिल्कुल ठीक है सलमान, ब्रेक हो रही है। और ये धक्का किसने दिया, ये को धक्का दिया किसी ने? मेरा ख्याल है कि बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट बार ने जो वजाहत की है वो अपनी जगह अहमियत रखती है, लेकिन देखिए सर बात यह है कि ये वजाहत उनकी तरफ से नहीं आई कि नवाज शरीफ साहब को जो हमने बुलाया था वो गलत बुलाया था। ये तो उन्होंने उसकी हमायत की है कि जी उनको हमने बुलाया था, और ये तो इसको जो बुलाना था, यानी वो ये कहते हैं कि जी उनको बुलाने में क्या मसला है, भाई वो एक कन्विक्टेड है ना, अदालतों से मफरूर है ना, अदालतों से भागे हुए हैं ना, तो आप कैसे एक ऐसे शख्स को जो सजा याफ्ता हो, अदालतों से भागा हुआ हो, और उसको आप इस फोरम पे लेके आए और फिर बाकी लोगों को बताए भी ना। और ये जो इन्होंने कहा ना वो को होस्ट हैं, मेरे पास वो दावतनामा पड़ा हुआ है जो मेरे पास आया हुआ है। अच्छा। हाँ जी, उस दावतनामे में कहीं नहीं लिखा कि सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो जो है ना वो को होस्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ आसमा जहांगीर फाउंडेशन का था। लेकिन क्योंकि ये सब लोग उनके साथ मिले हुए हैं, ग्रुप का हिस्सा है, तो वो हो गया। लेकिन अब अगर उन्होंने वजाहत कर दी है, लेकिन ये वजाहत भी करनी चाहिए कि नवाज शरीफ साहब को बुलाने का एजेंडा किसका था। मेरा आपसे सवाल है कि आसमा जहांगीर फाउंडेशन की तरफ से कोई ना वजाहत आई, ना तरदीद आई, वो अपने उस पर कायम है। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार ने ठीक किया, तो आसमा जहांगीर फाउंडेशन को जो होस्ट उनको इस पे वजाहती बयान देना चाहिए। शेख साहब, आसमा जहांगीर की जो स्ट्रगल है ना, उसके हम चारों मदा हैं, ठीक है, लेकिन उनकी बहादुरी के हम चारों मदा हैं, और बड़ा काम किया, काम के हम बड़े मदा हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने जो नोट किया वो ये कि हमारे यहाँ अब बहादुरी और लिबरलिज्म उसको समझा जाता है जो इदारों को जितनी बड़ी गाली दे, जितने बड़े दशनाम तराजी करे, जितना बड़ा चैलेंज दे, हम कहते हैं ये बहुत बहादुर है। मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पूरी दुनिया में आप उठा लें, अमेरिका, बरतानिया, सब जगह पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। मैं कोई इदारों का तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान एक खुसूसी और एक डिफरेंट किस्म की इन्वायरमेंट में से गुजर रहा है, और काफ़ी अरसे से गुजर रहा है, जिसके अंदर इदारों का रोल पूरी दुनिया के रोल से डिफरेंट है। तो उसमें अगर कहीं कोई इस तरह की सिचुएशन होती है तो हमें एक्सपोज करने के बजाय मेरे ख्याल है उसे एडजस्ट करना चाहिए। एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं। हमारे तो इलाके के अंदर रफड़ पड़ गया है मस्जिद में, वो जो हमारे इलाके का एक आदमी है जिस पे बहुत सारे इल्ज़ामात हैं चीज़ों के, वो कहता है जी मैंने मस्जिद में जाके खिताब करना है। तो हम कह रहे हैं कि आप तो इखलाकी तौर पे इस काबिल ही नहीं है। लेकिन अब देखेंगे इस तक इसका सारा इसके बाद वो कहता है जी मेरे पास तो सबूत आ गए कि बोला जा सकता है। एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं। जी वेलकम बैक। और ईवीएम के हवाले से एक अच्छी खबर है कि हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से बातचीत के लिए एक कमेटी बना दी है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने भी मस्बत रवैया का इख्तियार किया और मस्बत अंदाज में जवाब देते हुए 3 कमेटियां बना दी हैं जो ईवीएम के ऊपर काम भी करेंगी, उसको देखेंगे कि किस तरह उसका इस्तेमाल किया जा सकता है और हुकूमत के साथ मिल के कुल्ला अमल तैयार करने की कोशिश भी करेंगे। हमारे साथ लाइन पे मौजूद है फाफिन के साबिक सरबराह जनाब सरवर बारी साहब। उनसे बेहतर मेरा ख्याल है इस पे कोई बात नहीं कर सकता। बारी साहब, एक अच्छी बात है
कि ईवीएम पे इलेक्शन कमीशन ने भी एक मस्बत रद्द-ए-अमल दिया है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बहुत ही खुशआइंद इकदाम है और जो भी इस सिलसिले में जो इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट हुई है वो बिल्कुल सिविल सोसाइटी से भी आनी चाहिए और मैं भी इसकी बहुत इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि फाइनली इलेक्शन कमीशन हैज आल्सो एग्री। और वो जो एक कंट्रोवर्सी चल रही थी बहुत दिनों से, कई हफ्तों से बिलावजह, वो आई होप कि वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये उन्होंने कमेटियां भी बना दी हैं कि इसका बजट और इसकी जो तकनीकी कमेटी है वो भी तश्कील दी है। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है। अब बात आगे चलेगी और बेहतरी की तरफ जाएंगे हम। सर बहुत अच्छी बात है कि बात बेहतरी तक जाएगी, आगे जाएगी। और मैंने जैसे पहले आपसे सवाल में कहा कि इलेक्शन कमीशन की को तारीफ़ तो बनती है कि उन्होंने बजाय इसके कि अना के खोल में बंद रहते, उन्होंने मुल्क की मुफाद को सामने रखते हुए एक कदम आगे बढ़ाया है। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये बहुत ही जो एक टेंशन थी, जो समझा जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत जो है वो आमने सामने कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये एक मुस्बत पेशरफ्त है, एक डेमोक्रेटिक जो डेवलपमेंट है। सारे अदारे जो हैं वो जो लेजिस्लेशन है उसको फॉलो करना चाहते हैं। तो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन और उनकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने का, सरवर बारी साहब। अच्छा सर, ये रोज़नामा जंग में सलीम साफ़ी साहब का आज कालम है और उसमें उन्होंने कुछ चीज़ों की तरफ इशारा फरमाया है। उनका कहना है, उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस पे गुफ्तगू की है और उनके ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कुछ वाक़यात को डिस्कस करते हुए की है और उन्होंने कहा है कि जी वो एक साजिशी किरदार थे और नवाज शरीफ के बहुत मुखालिफ थे, इमरान के बहुत हमायती थे और 2018 के इंतखाबात में नवाज शरीफ को बाहर रखने का खेल जो खेला गया उसका वो हिस्सा थे और नैब की मदद से सियासी इंजीनियरिंग की पूरा एक नैरेटिव ऐसा लगता है कि ये लंदन में बैठ के किसी ने लिखा है और लिख के साफ़ी साहब से कहा कि थोड़ी मेहरबानी अपने नाल छाप दो। शफीक साहब, अब देखिए इन्होंने इसमें एक फ़िक्रा लिखा है कि भाई पार्लियामेंट में मस्खरे भर्ती कर दिए। तो मैं साफ़ी साहब से मेरा सवाल है, फिर अगर कोई पार्लियामेंटेरियन ये कह दे कि सहाफ़त में आप जैसे मस्खरे भर्ती, सॉरी आप उनको मेरा मुखातिब वो हैं कि साफ़ी जैसे जो मस्खरे भर्ती कर देंगे तो फिर आपके ना दुम पे पाँव आ जाएगा। आप इज़्ज़त करें, इज़्ज़त करवाएं। ये सामने रखा है उन्होंने साकिब निसार को और अपना जो बुग़्ज़ जो है इमरान खान के खिलाफ और जो एक कन्विक्टेड प्राइज जो एक्स PM की जो उनकी मोहब्बत है वो सारा इन्होंने उसमें उजागर किया है। अब देखें ये हम ये साफ़ी लिखते कॉलम लिखते वक्त या कोई तहरीर लिखते वक्त हम किसी का तर्जुमान बन जाएंगे ना या शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हो जाएंगे तो फिर ना आपकी कोई सुनेगा ना आपको पढ़ेगा। अब ये वक्त आ गया है कि अब लोग जो है वो सीरियस नहीं लेते, क्योंकि आप एक ही राग लापते रहेंगे, एक ही पक्का राग लापते रहेंगे तो भाई लोग तो मौसीकी जो है या उसमें डाइवर्सिफाइड चीज़ें सुनते हैं और सहाफ़त में वो ऑथेंटिक बातें सुनते हैं। यानी आप एक ही राग लापते रहेंगे, नवाज शरीफ करप्ट नहीं, नवाज शरीफ करप्ट। सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ी अदालत है पाकिस्तान की, उसने उन्हें डिक्लेयर किया है कि ही इज़ करप्ट और उसको नाइल करार दिया है। अब इनका सारा पूरे ग्रुप का सारा दारोमदार इसी पे है, सारा इनको फोकस इसी पे है कि भाई पूरी दुनिया अपना बेईमान है और नवाज शरीफ जो है वो ईमानदार है। कभी इन्होंने सवाल किया, इन्होंने पूरा कॉलम पढ़े, इनमें कब या इसके सबका कॉलम कभी ये कहा कि मियाँ साहब आप वापस आ जाएं, आप 4 माह के लिए गए थे, आप इलाज क्या करवा रहे हैं, आप वहाँ खुले हम फिर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। साफ़ी साहब को ये तौफीक नहीं होगी क्योंकि ये उनका एजेंडा नहीं है। वो जो उनका एजेंडा दिया है तो उसी पे लिखते हैं। कभी उन्होंने कहा कि भाई मौलाना साहब आपके जो असासे जो इतने कहाँ पड़ गए, आप जो लेविश ज़िंदगी गुजार रहे हैं कहाँ से आते हैं, ना कोई इनकम है, ना कोई ठेकेदारी है, ना कोई इनका कोई किराए पे घर है और लेविश उनका स्टाइल देख लें। ये सवाल करेंगे सिर्फ इमरान खान को करेंगे जो अपना 40 साल का जिसने अपना सारा हिसाब दे दिया है, लेकिन कभी इस पर नहीं आएंगे कि जो इनके चहीते हैं, अच्छा इनके चहीते जो है बदलते रहते हैं। अब नवाज शरीफ हो गया, कोई और हुकूमत आएगी वो हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने इस पर सब ने एका कर लिया इस पर कि अब उनका जो माई बाप है नवाज शरीफ है। और इस पर जर्नलिज्म में कहते हैं ना कि आप बिल्कुल फेयर करें, बैलेंस लिखें, लेकिन बैलेंस ही लिखेंगे क्योंकि वो फिर मैं पंजाबी च कहांगा तो माइंड कर जाओगे, नोट वहा मेरा मूड बने। ठीक, तो ये सब वो क्लास है। बिल्कुल ठीक है। खालिद साहब, वो सलीम साफ़ी साहब कहते हैं कि RTS सिस्टम को नाकाम बनाकर असम्बली को जो है वो मस्खरों से भर दिया गया और साकिब निसार साहब के दौर में अदालती वकार
मजरू हुआ। मेरा ख्याल है जस्टिस कयूम के दौर में सलीम साफ़ी साहब बाहर थे मुल्क से। देखिए हम तो समझते थे, मैंने देखा है सारा कॉलम उनका, हमें बड़ी मैं समझता हूँ कि उनका कॉलम नामुकम्मल है। अगर इस कॉलम के अंदर वो जस्टिस मलिक कयूम के साथ सैफुर रहमान की जो गुफ्तगू थी उसका भी हवाला दे देते, अगर शहबाज शरीफ साहब की जो गुफ्तगू थी मलिक कयूम साहब के साथ उसका भी हवाला दे देते, और जस्टिस सज्जाद अली शाह को निकालने का जो मामला था उसका भी हवाला दे देते, सुप्रीम कोर्ट पर हमले का भी हवाला दे देते, और कोयटा बेंच ने जो फैसला दिया था, और जस्टिस रफ़ीक तारड़ जब रात के अंधेरे में तारीकी में बलूचिस्तान कोयटा गए और जो फैसला उन्होंने करवाया तो उसका भी हवाला दे देते, तो मैं समझता हूँ फिर उनके कॉलम की जो रेटिंग है अब वो शायद बढ़ जाती। और दूसरा अपने कॉलम का जो उनका स्टार्ट है वो उन्होंने PKLI के जो सरबराह थे डॉक्टर सईद अख्तर उनसे किया, और उनके साथ उनको बड़ी हमदर्दी उनको भी, और साथ अंसार अब्बासी साहब का भी उन्होंने जिक्र किया। मुझे याद है कि जब उनको हटाया गया तो अंसार अब्बासी साहब ने भी उस पर कई खबरें दी, फिर इन्होंने भी अपने प्रोग्राम में उनको बुलाया। तो देखिए कि वो जब कोई नई हुकूमत आती है तो अपनी तरजीहात के साथ आती है, तो PTI की हुकूमत ने अपनी तरजीहात के मुताबिक वहाँ काम शुरू किया, और इनके दौर में तो वहाँ ऑपरेशन भी शुरू नहीं हो सके थे, और PTI की हुकूमत आने के बाद PKLI के अंदर ऑपरेशन शुरू हुए। और ये डॉक्टर सईद अख्तर साहब जो है ये खुद ही चेयरमैन भी थे, खुद ही चीफ एग्जीक्यूटिव भी थे, सारे वसाइल भी इनके अंदर थे, और इस कॉलम के अंदर उनको चाहिए था कि जो सईद अख्तर डॉक्टर सईद अख्तर मरात ले रहे थे उनका भी थोड़ा जिक्र कर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखिए सलीम साफ़ी साहब के इस कॉलम के हवाले से ना जो उन्होंने जुमला कहा कि पार्लियामेंट में मस्खरे बैठे हैं, भाई पार्लियामेंट में मस्खरे नहीं बैठे, पार्लियामेंट में वो लोग बैठे हैं जिसे इस कौम ने वोट दिया है, वो कौम का मैंडेट लेके पार्लियामेंट में बैठे। मस्खरे तो रात 9 बजे 10 बजे 11 बजे के प्रोग्राम में बैठे होते हैं प्रोग्राम करने के लिए, जो मालिक की डुगडुगू के ऊपर डांस करना शुरू कर देते हैं। ये सारा एक प्लान के तहत पहले एक वीडियो ऑडियो जनरेट की गई, उससे पहले माहौल बनाया गया, उसके बाद जो सहाफ़ी थे नवाज शरीफ साहब के चाहने वाले, उनसे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करने वाले, कुछ ने तज्जिए लिखे, कुछ ने कॉलम लिखे, कुछ ने आपकी तरह के ये कॉलम भी लिखे और प्रोग्राम भी किए। लेकिन आपसे सवाल सिर्फ इतना है, मैं तो लंबी बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ इतना बता दें कि जो अभी शफीक अवान ने कहा कि हमजा शहबाज के अकाउंट में 25 अरब रुपए जो आए थे वो कहाँ से हाज़मिन फजल रबी हो गई थी। कभी इस पे भी कलम उठाइएगा, लेकिन ज़रा जब उठाएंगे तो एक कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा ज़मीर को पानी शानी का छट्टा मार के जगा दें ताकि प्रॉपर तरीके से वो बात कर सके। दी न्यूज़ का इदारिया है और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे है, वो कहते हैं जी बदतरीन सूरत हाल है, और ICRC जो आलमी रेड क्रॉस कमेटी है वो भी आलमी क़ुव्वतों को सख्त वार्निंग दे रही है कि वह आलमिया जन्म लेगा। हम बार बार इसी पे बात कर रहे हैं, इसी इदारे के हवाले से मैंने कहा आपके कमेंट्स लें। देखिए सर, 2 अहम रिपोर्टें ना इस हफ्ते आई हैं। एक रिपोर्ट जिसका भी आपने जिक्र किया ICRC आलमी जो रेड क्रॉस का इदारा है उस कमेटी का, दूसरी आई है अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट। दोनों ने इस वक्त एक सीरियस तरीके से इंडिकेट किया है कि अगर आपने, दुनिया ने, बड़ी ताकतों ने, ह्यूमन राइट्स के इदारों ने अफ़गानिस्तान को मौजूए बहस नहीं बनाया, अफ़गानिस्तान के अंदर फौरी इमदाद ना दी, वहाँ जो मालियाती एक बुरहान जन्म ले रहा है उसको अगर आपने फैसिलिटेट ना किया, जो अकाउंट्स आपने मुंजमद करके रख दिए हैं वो ना किए, खुराक की तरसील का अगर आपने निज़ाम प्रॉपर तरीके से ना किया तो अफ़गानिस्तान तबाह होगा और यहाँ फिर मामलात उन लोगों के हाथों में चले जाएंगे जो दहशतगर्दी की बुनियाद के ऊपर मुल्क को मुसल्लत करना चाहते हैं या कंट्रोल करना चाहते हैं। अब मसला ये आ रहा है, इस वक्त प्रॉब्लम क्या आ रहा है, आपने कहा जी कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक जो है ना एक ऐसी हुकूमत बन जाए जो सबके लिए काबिल कबूल हो। हाँ अच्छा, अब वो हुकूमत बनने के मामले में आप प्रोसेस को लेके आगे बढ़ने की बजाय उनको डिक्टेट कर रहे हैं। अब आप देखिए कि इस वक्त सिक्योरिटी की सिचुएशन को उन्होंने डील किया बड़े प्रॉपर तरीके से, वो दुनिया को इंगेज कर रहे हैं, दुनिया से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आप इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर किस बात की सजा दे रहे हैं अफगान अवाम को कि आप वहां पर मालियाती बुरहान और खुराक का बुरहान पैदा करके वहां जो लोगों को मार रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी फिर आलमी इदारों पर होती है और आलमी इदारों को चाहिए कि अफगानिस्तान के बारे में सोचे, वहां पर फौरी तौर पर ये जो मालियाती बुरहान है इसको रिजॉल्व करें और जो इमदादी पैकेजेस है, इमदादी काम है
उनको काम करने दें, उन इदारों को जो लोगों को वहाँ फैसिलिटेट करना डॉक्टर साहब है, बिल्कुल ठीक है। सलमान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि आलमी इदारों को इस पर इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन ये रेसिप्रोकल है। तालिबान ने भी जो शुरू में वादे किए थे इंक्लूसिव गवर्नमेंट और ह्यूमन राइट्स और खवातीन के राइट्स, वो से पीछे हट गए, तो उन्हें भी चाहिए कि वो अपनी पॉलिसी में लाएं और कोई इंक्लूसिव गवर्नमेंट लाएं, जो वादे किए थे उन्हीं वादों पे कायम उन्हीं रहें। बातों पे। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है जी, और जाते जाते वो जो एक बंदा चक्कर खाते हुए नीचे गिरा था अपने तैयारे समेत, उसको वीर चक्कर दिया गया और बड़ा दावे शावे किए गए कि जनाब इसने पता नहीं क्या कर दिया और क्या कर दिया। मिस्टर इंडिया ये कोई फिल्म नहीं है बॉलीवुड की जिसके अंदर आप गिमिक्स करके और आप कैमरा ट्रिक दिखा के लोगों को बेवकूफ़ बनाए। ये अमली ज़िंदगी है और पाकिस्तान से आपका मैच है, जो कह के मारता है, कह के बता के मारता है कि हम आपको 24 घंटे में सरप्राइज देंगे और दे देते हैं। और पाकिस्तान के ऊपर जो सबसे ज़्यादा क्रिटिक एक प्रोफेसर क्रिश्चियन फेयर है, उन्होंने भी आपको ये कहा कि थोड़ा सा कुछ ख्याल करें, इस सतह के ऊपर बंदा झूठ ना बोले कि खुद अवार्ड लेने वाले की हंसी निकल जाए। कल बात होगी इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।